बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इंजीनियर शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। एक ऐसा टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पे एंट्रेंस टेस्ट के जब क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बेटे आप लोगों को बताता चलूँ, ये एमडी कैट और ई कैट दोनों तरह के जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम उनके सिलेबस में शामिल है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन बन रहे होते हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर आप लोग ये 50 मिनट्स अगर आप लोगों ने ये स्पेंड कर लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में, तो इंशाल्लाह आपकी तमाम एम्बिग्विटीज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और मैं साथ ही साथ में बेटे एमडी कैट के पास पेपर में इसके साथ साथ ही डिस्कस करूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पास पेपर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं इंशाल्लाह उनका भी हवाला दूंगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन में जाना है हमें। तो प्रोजेक्टाइल मोशन याद रखिएगा, इट इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन बाई ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम दो डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये मैंने कुछ हाइट से एक बॉल थ्रो कर दी है, तो मैंने थ्रो तो हॉरिजॉन्टली की थी, बट कुछ देर के बाद देखेंगे ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही होगी और साथ ही साथ देखें बेटे इसकी हाइट में भी चेंज आ रहा है। पहले यहाँ पे थी और कुछ देर के बाद ये बॉल इधर आ चुकी है। तो इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ साथ इसकी वर्टिकल मोशन भी हो रही है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रही है, इधर भी मूव की है नीचे भी मूव की है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बेटे हम आर्टिकल में थोड़ा आगे जाएंगे तो हम ये बात डिस्कस करेंगे कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो नेट एक्सेलरेशन रहेगा वो जी के बराबर रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर रहेगा। और जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो दूसरी बात है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे देखें मैंने बॉल को कुछ हाइट से फेंका, बेटे मैंने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, बट कुछ देर के बाद देखेंगे इसकी मोशन टू डायमेंशन में कन्वर्ट हो चुकी है। भाई किसने इसकी मोशन को टू डायमेंशन में कन्वर्ट किया, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटे अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती तो ये कभी भी टू डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट नहीं होती। तो तीन बातें याद रखिएगा, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब प्रोजेक्टाइल में बेटे दो तरह के केसेस हमारे पास आते हैं और दोनों तरह के केसेस को डील करने के अलग अलग फार्मूले और शॉर्टकट हैं और इंशाल्लाह उसमें आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्टाइल है वो लीनियर प्रोजेक्टाइल है। बेटे लीनियर प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको बता दिया, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बेटे अगर ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो किया जाए और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना गिवन हो तो फिर हमारे पास लीनियर प्रोजेक्टाइल होगी। लीनियर प्रोजेक्टाइल आप समझ लें कि कुछ हाइट से हम लोग थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट ग्रेविटी की वजह से टू डायमेंशनल हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2 में देखें ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल में बेटे याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ हाइट से नहीं थ्रो करेंगे बल्कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल थीटा पे हम लोग थ्रो कर देंगे। तो ये जो थीटा होगा ये ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 से बड़ा ही होगा, 0 रखेंगे फिर तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगी हमारे पास। तो हमें टू डायमेंशनल मोशन लानी है। तो आज हम लोग दोनों के बारे में बेटे डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल के बारे में। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दें हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पे, यानी अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन होगा तो नॉर्मली हम लोग ऐसे तमाम केसेस को ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल में बेटे हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को सीखने हैं। अगर ये वाली चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले बेटे आप लोग देखें, यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्ट कर दिया है एंगल थीटा के ऊपर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसके हम लोग दो कंपोनेंट बना सकते हैं। ये वाला हमारे पास हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट और ये बेटे हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूँ वी आई साइन थीटा और एक्स कंपोनेंट को हम लोग लिख सकते हैं वी आई कॉस थीटा। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को सीखनी है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है बेटे उसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक वी आई कॉस थीटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और दूसरा वी आई साइन थीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब हम लोग बारी बारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ याद रखें बेटे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो बेटे हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या किया हुआ है, निगलेक्ट किया हुआ है। और ये 2019
एमडी कैट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो कौन सी बात सही होगी। तो बेटे उसने वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो जीरो आएगा। बड़ी सिंपल बात है भाई, फोर्स, नेट फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें वो जीरो है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि अगर फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है बेटे ये भी याद कर लें, इसकी वैल्यू भी आपके पास जीरो होगी। वो किसी भी लम्हे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पूछ ले पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। और हमारे एफएससी लेवल तक हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया हुआ है, तो लिहाजा यही केसेस यूज़ होने जा रहे हैं। तो बेटे अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन ज़ीरो तभी होता है जब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब ये होगा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग सीखेंगे वो ये होगी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को समझ लिया तो प्रोजेक्टाइल में बहुत सारी जो एम्बिग्विटीज़ हैं या मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो आपकी सही हो जाएंगी अगर आप लोगों ने ये सीख लिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। तो बेटे इसका मतलब ये होगा कि फाइनली यानी किसी भी पॉइंट पे बेटे, भले यहाँ पे कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेक करेंगे, जिस पॉइंट पे चेक करें वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो बेटे फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी जितनी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वी आई कॉस थीटा। तो पहली बात तो ये याद कर लें आप लोग कि किसी भी जगह पे अगर वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ ले, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछे, टोटल वेलोसिटी नहीं, तो इसकी वैल्यू बेटे क्या आएगी, वी आई कॉस थीटा आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बात मैंने लिख दी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर ली कि फोर्स कितनी लगेगी, जीरो, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। एक्सेलरेशन तभी जीरो होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और यहाँ से हमने ये बात सीख ली कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगा बेटे, कांस्टेंट रहेगा। अब आते हैं हम लोग वर्टिकल मोशन में। तो अब देखते हैं वर्टिकली कितनी फोर्सेज लग रही हैं। तो बेटे अगर हम लोग वर्टिकल फोर्स की बात करें तो वर्टिकली हमारे पास एक ही फोर्स लग रही है, वो कौन सी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग जी बोलते हैं, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर कहीं भी हॉरिजॉन्टल पूरी मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पूछे तो जीरो, पूरी मोशन के दौरान कहीं भी वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछे तो बेटे याद रखिएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास जी के बराबर आएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। भाई वजह क्या है, वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि वर्टिकली बेटे फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में बेटे क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो। आपको पता है वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर आप किसी भी पॉइंट पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी पता लगाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आप पता लगाना चाह रहे हो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, टोटल नहीं बात कर रहा, वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो बेटे ये फॉर्मूला हमारे पास वी आई साइन थीटा माइनस जी टी कहाँ से आया, ये हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया। बाहर कैफ हमें डेरिवेशन में नहीं जाना, हमें फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला सीखना है, वो भी हमने सीख लिया। अब ये तो हमने एक्स डायरेक्शन में मोशन अलग से डिस्कस कर ली और वाई डायरेक्शन में मोशन अलग से डिस्कस कर ली। बेटे वो ये भी तो पूछ सकता है ना कि किसी भी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तो फिर हमें एक्स और वाई को नहीं बल्कि टोटल वेलोसिटी के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे मैंने देखें फॉर्मूला लिख दिया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। और एक्स कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया हमेशा वी आई कॉस थीटा ही रहेगा, और वाई कंपोनेंट जहाँ पर भी आप पता लगाना चाह रहे हो उसकी वैल्यू पहले यहाँ से पता लगाओगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके बेटे पहले वाई कंपोनेंट पता लगाओगे और फिर वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करोगे तो ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, हमारे पास टोटल वेलोसिटी के लिए है। अब वो ये भी पूछ सकता है कि किसी भी जगह में नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे मूव कर रही है तो बेटे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बेटे यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी है कि किसी भी पॉइंट पे अगर वो आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछेगा तो वो हमेशा जी के बराबर आएगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, हम यही फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट। तो बेटे एक्स कंपोनेंट तो जीरो है और वाई कंपोनेंट की जगह जो ही जी आप पुट करोगे तो आपके पास नेट एक्सेलरेशन भी कितना आएगा, जी के बराबर ही आएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद कर लें कि अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कहीं भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पूछे तो जीरो, कहीं भी वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछे तो जी, और कहीं भी नेट एक्सेलरेशन पूछे तो वो भी बेटे क्या होगा, जी होगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक दफ़ा परपेंडिकुलर होते हैं। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दफ़ा परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है। बेटे यहाँ पे एक चीज़ याद कर लें कि नेट एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी चूंकि नीचे डाउनवर्ड लग रही है तो लिहाजा एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही होगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछूं, नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो बेटे वो ये वाली होगी। और आप लोग देख सकते हो इसके दरमियान में ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल 90 नहीं है, इनफैक्ट 90 से बड़ा ही है, क्योंकि 90 का एंगल तो हमारे पास कुछ आप लोग समझें यहाँ पे आके बनेगा बेटे। 90 का एंगल तो इस जगह में आके बनेगा, तो ये 90 से ज़्यादा ही है। यहाँ पर भी अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल देखेंगे तो वो भी 90 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें बेटे, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई है हमारे पास ये वाली, ये आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन बनाऊंगा तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान सिर्फ एक जगह ऐसी है, वो कौन सी है? वो हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आपस में बेटे क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर लीजिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही दफ़ा परपेंडिकुलर होंगे और वो हाईएस्ट पॉइंट पे होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो जो ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो वो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो बेटे आप लोग समझ लें, यहाँ पर ये मैंने ब्लू वाला एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, तो ये आप लोग देख सकते हो वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ तो बेटे ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, और इनफैक्ट ये वाला एंगल इससे स्मॉल होगा अगर आप लोग मेजर करके देखोगे। और इंटरेस्टिंग बात, जो ही हम हाईएस्ट पॉइंट पे आएंगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं तो बेटे वो भी इधर होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, यानी एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे एंगल थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा ऊपर गए एंगल और कम हो गया, और इवन हाईएस्ट पॉइंट पे गए तो एंगल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद करनी है वो ये है कि जो जो हम लोग अपवर्ड मूव करेंगे वेलोसिटी वेक्टर और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वो ये भी एमसीक्यू पूछ रहा होता है कि बताएं जो जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रही है वेलोसिटी वेक्टर और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है, या डिक्रीज करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज करेगा। अब बेटे एक सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन बच्चों की हम लोग दूर करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से बहुत सारे एमसीक्यू गलत कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं थोड़ा अटेंटिव होकर बैठिएगा, ध्यान से समझिएगा। बेटे मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ। अगर हम बिल्कुल इस पॉइंट पे देख लें तो बच्चों से अगर नॉर्मली पूछा जाए तो वो बोलते हैं सर हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जाके एक दफ़ा रुक जाएगा। भाई रुकेगा नहीं। उनको पूछा जाए भाई वेलोसिटी कितनी होगी, बोलेंगे जीरो हो जाएगी। भाई नहीं नहीं बेटे, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है बेटे याद रखिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं होनी। अब भाई क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्यों नहीं जीरो होनी? तो बेटे हम लोग यहाँ पे देखें बात कर चुके हैं कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। अगर इसकी वैल्यू वी आई कॉस थीटा थी तो कहीं भी चेक करेंगे, भले हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू वी आई कॉस थीटा ही रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, बट अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो बेटा ये जीरो नहीं आएगा, और इनफैक्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वी आई कॉस थीटा आ जाएगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे नेट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पूछूं तो बेटे इसका आंसर क्या होगा? वी आई कॉस थीटा। तो आपको अब याद रख लेना है कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होती है या हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, बल्कि क्या होती है? वी आई कॉस थीटा होती है। और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखने जा रहे हैं हम लोग, पहले ये वाली बात सीख लें। अब हाईएस्ट पॉइंट के लिए कुछ चीज़ें याद कर लें, क्योंकि अगर वेलोसिटी हमें नेट पता चल गई है तो हम सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो बेटे अगर हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे नेट वेलोसिटी पूछे तो आंसर क्या होगा? वी आई कॉस थीटा। अगर आपको थीटा गिवन है तो वो पुट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपसे मोमेंटम पूछ ले तो बेटे मोमेंटम एम वी नहीं होगा बल्कि वी एक्स होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही रह गया। तो अब मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, वी एक्स की जगह में बेटे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी आई कॉस थीटा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आई कॉस थीटा हो जाएगा।
अब काइनेटिक एनर्जी में चलते हैं। बेटे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv² होता है। मैं अभी सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास 1/2mv² होता है। बेटे देखिएगा v की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, vx लिखना पड़ेगा, और vx की जगह में vi cos थीटा लिखेंगे। तो जैसे vx की जगह में vi cos थीटा लिखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा कुछ ऐसा, 1/2mv² इंटू क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा का जब स्क्वायर लेंगे तो cos स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। और ये वाली जो पर्टिकुलरली टर्म है 1/2mv², बेटे ये हमारे पास क्या है, इनिशियल आप समझ लें काइनेटिक एनर्जी थी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। और अगर हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो इसका फॉर्मूला होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने बेसिक जो यूनिटी का फॉर्मूला है कि टोटल एनर्जी में से अगर काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमने उस जो है वो इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया। बाहर कैफ डेरिवेशन में नहीं जाना, हमें ये देखना है कि हाईएस्ट पॉइंट के लिए कुछ चीज़ें याद कर लेनी है। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ रहे हैं। इसी को बेस बना के हम लोग एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे। अगर हमने ये ट्रिक सीख लिया तो हमें कैलकुलेशन में नहीं जाना पड़ेगा। बेटे अगर वो बोल दे कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया है 60 डिग्री के एंगल पे, और उसके बारे में आपसे चीज़ें पूछ ले। ये मैंने नीचे क्वेश्चन लिख दिया, स्पेस थोड़ी सी तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, बस मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, लेट कर लें कि उसने कहा एक प्रोजेक्टाइल है, उसको थ्रो कर दिया। इनिशियली हम लोगों ने कितनी वेलोसिटी से चले 10 मीटर पर सेकेंड हमने इसकी वैल्यू लिखी है, तो इससे प्रोजेक्ट कर दिया। और हमने जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखा बेटे वो 60 डिग्री रखा। अब क्वेश्चन ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटे हम लोग सीख चुके हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, vi cos थीटा। अब देखें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, थीटा कितना पुट करेंगे 60 डिग्री, और cos 60 की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 1/2 आ जाएगी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यह पता चली कि अगर प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा उसकी वेलोसिटी पहले से आधी रह चुकी है। देख सकते हैं हम लोग, हमने 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया था, बट अभी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे आया है तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी आधी हो गई है। तो अगर वो आपको जब कभी ये बोले कि एक प्रोजेक्टाइल है उसको 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दे और फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ ले, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटे और कहीं नहीं बात कर रहा, ये मत समझिएगा कि 60 पे प्रोजेक्ट किया है तो कहीं भी पूछ लेगा तो हम यही करेंगे, भाई नहीं नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम हाइट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे। तो बेटे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर याद रखें उसकी वेलोसिटी पहले से क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कभी सॉल्व नहीं करना। अगर आप देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है और हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो वो पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब यहीं से कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हम लोग ड्राइव करते हैं। तो बेटे अगर वेलोसिटी हाफ हो गई है, अगर हम 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपसे चीज़ें पूछे तो नंबर 1 में आपको याद रखना है वेलोसिटी पहले से क्या हो जाएगी, हाफ। नंबर 2 में आपसे पूछ ले मोमेंटम के बारे में, तो मोमेंटम बेटे मैंने बताया mv होता है। अगर वेलोसिटी हाफ हो गई है तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, इनिशियली वो आपको मोमेंटम बता देता है, वो बताएगा जब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया उसके पास इतना मोमेंटम था, उसको 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, बताओ जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा मोमेंटम कितना होगा। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमने तो पूरे आर्टिकल में कहीं मोमेंटम का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हुआ। तो वो बेटे उसमें फिर शॉर्टकट है, अगर 60 पे प्रोजेक्ट किया है तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम, शुरू वाले मोमेंटम का क्या हो जाएगा, हाफ। तो शुरू का मोमेंटम गिवन होगा, आप सिंपली उसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में चलते हैं। तो बेटे अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं वेलोसिटी को हाफ कर दूं, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है तो वेलोसिटी हाफ हो चुकी है। तो बेटे अगर वेलोसिटी को हाफ कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कम हो जाएगी। तो अगर वो आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता दे और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो बेटे आपने सिंपली क्या करना है, अगर 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया होगा तो आपने 1/4 चूज कर लेनी है। और फिर वही जो मैंने आपको यूनिटी का फॉर्मूला बताया कि टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी माइनस करें तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अगर उसने आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताई हुई है और हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, स्टूडेंट फिर कंफ्यूज है कि सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं।
तो बेटे ये याद कर लें, हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटे कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में सीख लेनी है, और इन्हीं के बेस पे हम लोग हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए बेटे अब हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। तो थोड़ा क्विक सा हम ओवरव्यू लेंगे हाइट का। हाइट क्या है? जितना मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करेगा किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और हाइट का फॉर्मूला डेरिवेशन में नहीं जाना आप लोगों ने, बस सिंपली आपने फॉर्मूला याद करना है VI² sin स्क्वायर θ/2g। इस फॉर्मूले में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स बन रहे हैं, आइए हम लोग क्विकली उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात बेटे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइट है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने लिख दी है कि हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहली टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि अगर हम वेलोसिटी को n टाइम्स इंक्रीज कर दें तो हाइट में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो बेटे मैंने बताया हाइट वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी को n टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो हाइट n² टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। क्या मतलब हुआ? अगर बेटे मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं तो हाइट 4 गुना हो जाएगी। अगर वेलोसिटी को जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थी उससे 3 गुना कर दूं तो हाइट 9 गुना बढ़ जाएगी। अगर इसको 4 टाइम्स कर दूं तो हाइट 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हाइट में पूछ सकता है वो वेलोसिटी के बारे में पूछ सकता है। नंबर 2 में यहाँ पे ये 2 और g तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ें। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम रख लें तो बेटे हाइट जो है उसका साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के साथ क्या रिलेशन बनेगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे बेसिक मैथ्स की ट्रिक्स में हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसी को रीअरेंज करके हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा स्क्वायर लिख दिया। अब बेटे इसका मतलब ये होगा कि जब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम ही आएगा। तो जब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तब बेटे हाइट भी क्या आएगी? मैक्सिमम। और आप लोग बेसिक मैथ्स के ट्रिक में ये सीख चुके हो बेटे, मैंने बेसिक मैथ्स की एक एक्टिविटी शेयर की हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो अगर बेटे मैं थीटा 90 डिग्री पुट कर दूं तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और साइन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास 1 ही आ सकती है। साइन की वैल्यू हमेशा बेटे याद रखिएगा -1 से 1 के दरमियान वेरी करती है, यानी मिनिमम वैल्यू -1 आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 आएगी। कभी -1 से छोटी और कभी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। तो साइन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बेटे 1 आएगी। तो जब हम साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और अगर मैं इसी फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 लिख दूं तो हाइट, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला बनेगा बेटे वो VI²/2g हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लें। पहली चीज़ ये याद कर लें कि वो पूछ सकता है कि हाइट मैक्सिमम कब होगी। तो बेटे याद रखिएगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? 90 डिग्री। और दूसरा वो आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताएं। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला बनेगा बेटे वो बनेगा VI²/2g। अब ये हो गया क्वेश्चन। अब एंगल में बेटे और कुछ और क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसी फॉर्मूले की बेस में इसको रीअरेंज करके लिखने जा रहा हूँ। बेटे ये देखिएगा, इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। ये h मैंने लिख दिया वैसे ही। यहाँ पे देखें बेटे, जहाँ पर VI²/2g आ रहा है, VI²/2g आ रहा है, वहाँ पे आप लोग क्या रिप्लेस कर सकते हो? मैक्सिमम हाइट। ये लें, ये मैं लिख देता हूँ h मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटे? साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख लिया करें, चले साइन स्क्वायर थीटा ही लिख लेते हैं एक दफ़ा। तो बेटे अब ये एक फॉर्मूला याद कर लें कि h इज़ h मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। दोबारा बता रहा हूँ, हाइट वैसे ही लिख दी, इक्वालिटी वैसे ही लिख दी। VI²/2g की जगह पे बेटे क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम हाइट। तो मैंने VI²/2g की जगह में क्या लिख दिया? मैक्सिमम हाइट। और साथ में साइन स्क्वायर थीटा बेटे ऐसे ही आ गया। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तब हमारे काम आएगा जब ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब बेटे अगला क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट एंगल द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम मैक्सिमम हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रख दें कि जो हाइट है वो मैक्सिमम वैल्यू से हाफ आ जाए। तो बेटे आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, बट अगर सॉल्व करना पड़े तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उसने बताया हुआ है कि जो आपको हाइट पुट करनी है वो मैक्सिमम वैल्यू से हाफ पुट करनी है। तो बेटे आप हाइट की जगह में लिख दो मैक्सिमम हाइट का कितना लिख दो? हाफ लिख दो। बाकी फार्मूला वैसे ही लिख लें, सिर्फ हमने हाइट की जगह में मैक्सिमम वैल्यू का हाफ लिख दिया है।
मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब देखें बेटे ये एच मैक्सिमम और एच मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में बचेगा, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू बचेगी बेटे वो आ जाएगी 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ऐसा करें स्क्वायर खत्म कर लें, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें। तो जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा साइन ऑफ थीटा और 1 का स्क्वायर रूट बेटे 1 ही आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख लें। अब हमें सोचना ये है कि कहाँ पर थीटा यानी साइन की वैल्यू जो है वो 1/√2 होती है। तो बेटे आपको पता है साइन की वैल्यू आपने बेसिक मैथ्स की एक्टिविटी में याद की हुई है, साइन की 45 डिग्री पे वैल्यू जो है वो 1/√2 होती है। तो याद कर लें 45 डिग्री वो एंगल है जब हाइट जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी। अब बेटे ऐसे वो और क्वेश्चन भी बना सकता है, वो आपसे पूछे कब हाइट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से 1/4 हो जाएगी। चले एक मैं सॉल्व करता हूँ, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं ट्रिक, अगर भूल जाए ठीक है हाफ वाला तो याद कर लीजिएगा, 45 डिग्री पे हाफ हो जाएगा, 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ ये देखें बेटे उसने बोला हाइट मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 हो गई है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हमारे पास एक फॉर्मूला है h = h मैक्स मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब उसने बता दिया जो हाइट आपको पुट करनी है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ पुट करनी है। तो बेटे मैं क्विकली क्या करने जा रहा हूँ, हाइट की जगह पे h मैक्सिमम बाय हाफ नहीं सॉरी मैंने बोला 4 पुट कर देना है बेटे, और यहाँ पे क्या आएगा h मैक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट कैंसिल कर दें, इधर 1/4 बचेगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बचेगा। अब ऐसा करें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें ढूंढना है साइन की वैल्यू कहाँ पर 1/2 होती है। तो बेटे याद रखिएगा 30 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2 होती है। तो बेटे जो हाइट में दूसरी टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, वो ये पूछेगा कि बताएं कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखें कि हाइट मैक्सिमम वैल्यू से हाफ हो जाए, कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखें हाइट मैक्सिमम वैल्यू से 4 गुना कम हो जाए, कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखें कि हाइट मैक्सिमम हाइट का 3/4 हो जाए। तो बेटे इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ये हम लोगों ने कुछ हाइट की बात की, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। आइए टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में सबसे पहले आप लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद करना है, T = 2vi sin θ/g, और यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी के साथ रिलेशन बना सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और नॉर्मली स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन में फौरी से ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं और आंसर आता है गलत। तो उस क्वेश्चन में क्या ट्रिक होता है आइए हम लोग देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे देखने जा रहा हूँ। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज। अब स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, वो फौरी सुनते हैं टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट और वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, बट आंसर आता है गलत। तो बेटे आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पूरी प्रोजेक्टाइल फ्लाइट के दौरान जितना टाइम लग रहा होता है। मतलब हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्लाइट की बात करें तो हमने इसका पास डिस्कस किया हुआ है, ये पैराबोलिक आता है। तो बेटे जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया है वहाँ से लेके जहाँ पर ये ज़मीन को स्ट्राइक कर रहा है वहाँ तक जितना टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बेटे याद रखिएगा इसमें से आधा टाइम जो लगता है, मतलब मैं यहाँ तक की बात करूँ, जो आधा टाइम लगता है वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है और बाकी उतना ही आधा टाइम लग रहा होता है वापस प्रोजेक्शन वाले पॉइंट पे जहाँ पे उसने स्ट्राइक करना है वहाँ तक। तो बेटे वो आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट तक या मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटे वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा बल्कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। तो बेटे अगर इसका मुझे टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट पता लगाना है तो मुझे इसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट आएगा बेटे उसका फॉर्मूला याद कर लें, vi sin θ/g है। तो जब भी वो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट पूछे तो स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है।
अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। भाई दो तरीके हैं, या तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज़ करके उसका हाफ कर लें तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम आ जाएगा, या सिंपली आप टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। तो बेटे ये देखिएगा, टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। इनिशियल वेलोसिटी बेटे गिवन है, कितनी है हमारे पास 100, साइन थीटा कितना गिवन है 30, साइन 30 की वैल्यू बेटे याद कर लीजिएगा 1/2 होती है, और ओवर जी, जी की वैल्यू आपने हमेशा 10 पुट करनी है, आप करीब करीब आंसर में पहुंच जाओगे। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटे कितना आ जाएगा 50, और उसको फर्दर अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट आएगा बेटे वो कितना आ जाएगा 5 सेकेंड्स आ जाएगा। बट अगर वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो अलग है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट अलग है। अब एक और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा परेशान हो जाते हैं कि अक्सर होता क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में से एक चीज़ गिवन होती है और दूसरी चीज़ वो आप लोगों से पूछ रहा होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया है और वो मैक्सिमम 80 मीटर की हाइट अटेन कर रही है, तो बताएं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो बेटे अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बुक में कहीं पर भी हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ। तो बेटे मैंने यहाँ पर ये देखें एक रिलेशन बना दी है, ये आप लोग चाहें तो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को मिक्स करके ये ड्राइव भी कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। आपको ये शॉर्टकट याद करना है, एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर ओवर 8, और ये याद रखिएगा ये सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए यूज़ होना है, ठीक है, इसको लीनियर प्रोजेक्टाइल के लिए नहीं यूज़ कर सकते आप लोग। तो एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर ओवर 8 वाला फॉर्मूला, इसमें हाइट गिवन होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगा सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन होगा तो हाइट पता लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर हाइट गिवन है तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आ रही है। तो बेटे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर ओवर 8। लें जी मैं एक दफ़ा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर ओवर 8। अब उसने आपको हाइट बता दी है, बेटे हाइट कितनी अटेन कर रहा है 80 मीटर, तो एच की जगह में आप लोग पुट कर दो 80, जी की वैल्यू पुट कर दो बेटे 10, टी आपको पता लगाना है उसको एज इट इज़ लिख लो, तो टी स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा, और ओवर क्या आ जाएगा 8। तो ये एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कैंसिल कर दें बेटे, ठीक है, और इस 8 को इधर ला के क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आ रही है टी स्क्वेयर की, बट यू आर गोइंग टू फाइंड द टाइम, तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो जो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी बेटे वो कितनी आ जाएगी 8 सेकेंड आ जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक सीखा कि अगर हमें हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट में से एक चीज़ गिवन हो तो दूसरी चीज़ अगर हमसे पूछ ले तो बेटे आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर ओवर 8, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी हम लोग रेंज में मूव करने जा रहे हैं और फिर रेंज और हाइट के भी आपस में इंशाल्लाह हम लोग रिलेशन देखेंगे, और वहाँ से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स और पास पेपर्स में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बारे में। स्टूडेंट्स अभी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ द रेंज के हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बाद रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात करने जा रहे हैं। तो भाई रेंज क्या होगा, जितना प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये देख लीजिएगा फौरी। फिर बेटे फौरी से आपको रेंज का फॉर्मूला देख लेना है, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, फार्मूले ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है, पास पेपर्स में बेटे उसने फार्मूले भी पूछे हुए हैं आपके पास। अब यहाँ से पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है कि जो रेंज है उसका वी आई स्क्वेयर के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी को डबल करेंगे तो रेंज 4 गुना बढ़ जाएगी, वेलोसिटी को 3 टाइम करेंगे तो रेंज 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, और ये सारी बात हम लोग उसमें भी हाइट में भी बात कर चुके हैं, तो इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ 2 थीटा। हाँ साइन थीटा आ रहा था तो चीज़ें आसान थी, साइन 2 थीटा आ रहा है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कब रेंज मैक्सिमम होगी और यहाँ से और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे याद रखें कि जो हमारे पास रेंज है उसका फॉर्मूला साइन ऑफ 2 थीटा आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए रेंज कब मैक्सिमम होगी, तो बेटे 45 डिग्री, ये आपने एफएससी लेवल में पढ़ा हुआ है कि 45 डिग्री, वैसे ही पता है। अगर मैं यहाँ पे थीटा 45 पुट कर दूँ तो साइन 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 90 हो जाएगा, और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या आ रही होती है मैक्सिमम। तो याद कर लें 45 डिग्री पे रेंज क्या आएगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होगा वी आई स्क्वेयर ओवर जी। ये कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए, ये सारी एफएससी लेवल की बातें।
अच्छा वो यहाँ से एक और क्वेश्चन बना दे। अब यहाँ से बेटे एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पे देखें वी आई स्क्वेयर ओवर जी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम रेंज लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखूं बेटे, आर वैसे ही आ जाएगा, इक्वालिटी वैसे ही आ जाएगी। वी आई स्क्वेयर ओवर जी की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैक्सिमम रेंज, और साइन 2 थीटा साथ में वैसे ही आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि बेटे आप लोग याद कर लो कि एक और रिलेशन भी है, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 2 थीटा। अब उसका क्वेश्चन ये है कि थीटा कितना पुट कर दें हम लोग के रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज से हाफ आ जाए। एक तो ये शॉर्ट कट में आपने फॉर्मूला भी याद कर लेना है बेटे, सॉरी वैल्यू भी याद कर लेनी है, और अगर वैल्यू भूल जाए तो फिर आप लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। अब देखें उसने बताया हुआ जो रेंज है वो मैक्सिमम वैल्यू से हाफ है, तो बेटे मैं आर की जगह में लिखने जा रहा हूँ क्या भला, आर मैक्सिमम बाय 2 लिख लेते हैं, और बाकी फॉर्मूला ऐसे लिख लें, आर मैक्स बेटे ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब आर मैक्स और आर मैक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2। ये किसकी वैल्यू आई है, साइन 2 थीटा की। ये थोड़ा ट्रिकी है सॉल्व करना। अब देखें साइन को इस साइड पे ले आए तो यहाँ पे आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, या साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पर आएगी बेटे, 30 डिग्री पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू अगर मैं 1/2 की बात करूँ तो साइन की वैल्यू 1/2 हमारे पास कहाँ पे आ रही है, 30 डिग्री पे। तो ये मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री, और ये साइन थीटा की वैल्यू नहीं आई बल्कि किसकी आ रही है बेटे, 2 थीटा की। आप सिंपल ऐसा करो, साइन को दूसरी साइड पे ले जाओ, साइन इन्वर्स हो जाएगा, 2 थीटा इधर ही रहेगा, और साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 यानी साइन की वैल्यू कहाँ पर 1/2 होगी बेटे, वो 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री, और अगर आप लोग थीटा फाइंड आउट करोगे तो 30 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा कितना, 15 डिग्री। तो याद कर लो 15 डिग्री वो एंगल है जिसके ऊपर रेंज जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो चुकी होगी, हाफ हो चुकी होगी। ठीक है, अब ऐसे और भी क्वेश्चन बना सकता है। अगर आपसे पूछे कितना थीटा पुट कर दें कि रेंज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, तो बेटा ये खुद सॉल्व कीजिएगा। मतलब जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो थीटा से रिलेटेड बन सकते हैं। तो पहली बात याद रख लें 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला याद कर लें। दूसरी बात याद कर लें वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि रेंज और मैक्सिमम रेंज में कोई रिलेशन आपको बता देगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लेगा। जैसे उसने बताया कि कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पुट कर दें कि रेंज मैक्सिमम वैल्यू से हाफ आ जाए, तो आंसर आया 15 डिग्री। तो ये वैसे भी याद कर लीजिएगा कि 15 डिग्री वो एंगल है जहाँ पर रेंज मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी, और ये कुछ और भी आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अब रेंज में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये बेटे हमारी बुक में एक न्यूमेरिकल है, वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया, जहाँ पे आपने पढ़ा था 45 डिग्री में जितना ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट भी करो तो रेंजेस बराबर आएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी है कि वो तमाम एंगल्स, वो 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बनेगा, बेटे 2 एंगल्स की बात कर रहा हूँ, वो 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री बनेगा, उन दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज क्या आएंगी, बराबर आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, आपकी बुक में ये साइड इन्फॉर्मेशन भी है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंजेस क्या आ रही हैं, बराबर। पुट करके देख लें आप लोग, ठीक है, आंसर सेम आएगा, और बाकायदा आपने प्रूव भी किया था। तो बेटे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज बराबर आ रही है, 30 और 60 का सम कितना बन रहा है, 90। अच्छा, अब इसको मैंने एक और शॉर्टकट की फॉर्म में लिख दिया, या इसका मैंने शॉर्टकट ये बना दिया कि आर ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ 90 माइनस थीटा। यानी एक अगर एंगल आपको दे दे और पूछ ले दूसरा कौन सा एंगल होगा जिसपे यही रेंज आएगी, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पे उसने बोला है जितनी 15 डिग्री पे रेंज है और किस एंगल पे इतनी रेंज होगी, तो बेटे ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको यूज़ करें। थीटा उसने आपको बता दिया कितना है, 15 डिग्री, यानी हम पता लगाने जा रहे हैं 15 डिग्री पे जो रेंज है वो और किस एंगल पे रेंज होगी, तो आर ऑफ 90 माइनस थीटा। बेटे थीटा कितना पुट किया, 15, तो इधर भी थीटा 15 पुट करें, तो 90 माइनस 15 करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे रेंजेस क्या आएंगी, बराबर आएंगी। एक तो ये तरीका है, एक और आसान तरीका भी है। आसान तरीका ये है कि 15 डिग्री है, पूछ रहे और किस एंगल पे इतनी रेंज होगी, तो बेटे मैंने बताया इसमें वो एंगल ऐड करना है जिसके साथ सम 90 बन जाए। तो सोचें ज़रा 15 में क्या ऐड करेंगे कि एंगल 90 बनेगा, तो बेटे 15 में 75 ऐड करेंगे तो एंगल हमारे पास 90 बनेगा। तो याद रखिएगा 15 पे और 75 पे भी रेंजेस बराबर होंगी। तो ऐसा कोई भी एक एंगल दे दे और दूसरे की आपको पूछ ले कि और किस एंगल पे रेंज बराबर होगी, तो दोनों ट्रिक्स आपको बता दिए। अब यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि रेंज जो है उसका साइन ऑफ 2 थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
तो अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फॉर विच एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन द रेंज इज मैक्सिमम। 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। और यहाँ से बेटे थोड़ा सा आगे चल के हम लोग एक रिलेशन डेवलप करेंगे, और जहाँ से पिछले साल 2019 में रेंज से क्वेश्चन भी आया था, इंशाल्लाह वो मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे पुट करूँगा आप लोगों के सामने। तो बेटे बारी बारी थीटा पुट करें। अगर मैं यहाँ पे हमने बात कर ली कि रेंज जो है उसका साइन ऑफ 2 थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले आप लोग थीटा पुट करो बेटे 15 डिग्री। तो जब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 1 पे हमारे पास जो रेंज आएगी बेटे उसे मैं R1 बोल लेता हूँ, और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा किसके साथ, साइन ऑफ 30, क्योंकि 15 पुट किया जब 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। दूसरे वाला एंगल पुट करें, दूसरा एंगल क्या है 20, जब 20 बेटे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री। सिमिलरली तीसरा एंगल पुट करें 25, तो 25 पुट करेंगे तो बेटे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन ऑफ कितना हो जाएगा 50 डिग्री। और नंबर 4 में अगर हम लोग ये थीटा 30 डिग्री पुट करेंगे तो 32 से मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पर जो रेंज होगी वो R4 बोल लेते हैं, और उसकी वैल्यू साइन 60 पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि रेंजेस साइन 30, 40, 50 और 60 पे डिपेंड कर रही हैं, यानी ये पता लगाना है कौन सी रेंज ज़्यादा होगी, तो देखना पड़ेगा कहाँ पे साइन की वैल्यू ज़्यादा है। तो बच्चों ने क्या किया हुआ है, 30 और 60 की वैल्यूज़ तो याद की हुई हैं, 40 और 50 की वैल्यूज़ तो याद नहीं है। अब बच्चे परेशान हैं, तो बेटे ट्रेंड याद करना है आप लोगों को। ट्रेंड और बेसिक मैथ्स की एक्टिविटी में मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है बेटे, वो ट्रेंड आप लोग देख सकते हो। मैथ्स के कुछ ट्रिक्स हैं वो सीख लोगे तो आसानी हो जाएगी। तो बेटे वहाँ पे मैंने ट्रेंड शेयर किया था कि जूं जूं थीटा बढ़ेगा, 90 डिग्री तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो जूं जूं थीटा बढ़ेगा साइन ऑफ थीटा की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये मैं 0 से 90 डिग्री के बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटे अब आसान हो गया, साइन 30 की निस्बत साइन 40 की वैल्यू ज़्यादा होगी, 40 की निस्बत 50 की वैल्यू ज़्यादा होगी, 50 की निस्बत 60, क्योंकि मैंने बताया जूं जूं थीटा बढ़ेगा साइन की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। तो भले वैल्यूज़ नहीं भी पता तो हमें ट्रेंड तो पता है ना। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू बेटे क्या आ रही है हमारे पास, मैक्सिमम। तो इन तमाम फार्मूलाई में साइन 60 की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो ये जो R4 होगी ये रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम रेंज कब आई थी भाई, 60 कब आया था, जब हम लोगों ने थीटा कितना पुट किया था, 30 डिग्री। तो ये जो हमारे पास गिवन एंगल्स हैं 15, 20, 25 और 30 डिग्री, इसमें याद रखिएगा जो 30 डिग्री है उस पर रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। और इसके बाद मैं हाइट और रेंज के रिलेशन भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता ही है कि जैसे जैसे बेटे एंगल बढ़ेगा, ये एक रिजल्ट तो रेंज का तो अभी यहीं पे याद कर लें, फिर हाइट और रेंज के आपस में रिलेशन बता दूंगा। जूं जूं थीटा बढ़ेगा तो रेंज भी क्या करेगी, इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा चलेगा कहाँ तक, 45 डिग्री तक, ठीक है। और 45 पे जाके रेंज क्या हो जाएगी बेटे, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा 45 डिग्री तक रेंज बढ़ रही होगी, बट जूं ही थीटा कम होना शुरू होगा बेटे याद रखिएगा रेंज की वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाएगी, और इवन ये 90 डिग्री पे जाके मिनिमम यानी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद कर लीजिएगा, जूं जूं थीटा बढ़ेगा 45 डिग्री तक रेंज बढ़ रही होगी, और जूं जूं थीटा कम होगा रेंज की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और इवन 90 डिग्री पे जाके क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लोग स्टूडेंट बात करने जा रहे हैं, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज हमारे पास हाइट दी फिर तो रिलेशन देख लिया, बट अगर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के बारे में पूछ ले, सॉरी रेंज और हाइट के बारे में पूछ ले, अगर आपको हाइट गिवन और रेंज पूछ ले, रेंज गिवन हो तो हाइट पूछ ले, या इन दोनों का आपस में रिलेशन पूछ ले, तो आइए हम लोग वो रिलेशन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इससे पहले हम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में देख चुके हैं रिलेशन। तो बेटा यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक R इज इक्वल टू NH और दूसरा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/n। अब इन दोनों फार्मूलाई को कैसे मिला के यूज़ करना है, तो उसको देखने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटमेंट लिखने का टाइम नहीं था, वीडियो लेंथी हो रही थी, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख दिया। अब क्वेश्चन उसका ये है कि बताएं कितना हम लोग थीटा पुट कर दें, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पुट कर दें कि जो रेंज आए वो हाइट से 4 टाइम्स आ जाए। इसका मतलब है ये देखो हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन चूँकि FSC में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कैसे ये शॉर्टकट दोनों फार्मूले इकट्ठे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो बेटा ये देखें R इक्वल टू 4H था, मैंने इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया R इक्वल टू NH। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करो तो आपको समझ आएगा, हमने यहाँ पर n की वैल्यू देखें कितनी पुट की हुई है, 4। तो बेटे जो आपने n की वैल्यू यहाँ पे पुट की होगी, जैसे 4 पुट की है, तो थीटा मालूम करने के लिए भी n की वैल्यू वही पुट करनी है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/n है,
तो बेटे देखें हमने एन यहाँ पे कितना पुट किया हुआ है 4, तो थीटा मालूम करने के लिए भी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करो 4, तो tan इनवर्स ऑफ 4/4 क्या हो जाएगा 1, और tan की जो 1 वैल्यू है बेटे वो कहाँ पे होती है, दैट इज इन फैक्ट एट 45 डिग्री। तो यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आई हमें, ये शॉर्टकट भी याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला ना भी अप्लाई करें, कि जब हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का रखेंगे तो तब जो रेंज आएगी वो असल में कौन सी होगी, मैक्सिमम रेंज होगी, और वो हाइट से कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी। तो बेटे ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात वो बोलेगा कि एक प्रोजेक्टाइल है उसको 45 डिग्री पे थ्रो कर दिया, अगर वो बता दे उसकी रेंज फॉर एग्जांपल बता दे 200 मीटर है, बताओ उसकी हाइट कितनी अटेन करेगा, और उसने कंडीशन आपको बता दी है कि 45 डिग्री पे हमने थ्रो किया है, तो याद रखिएगा जब 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो रेंज जो आ रही होगी वो हाइट से 4 टाइम्स आ रही होगी, तो हाइट या रेंज दोनों में से एक चीज़ दे के दूसरी पूछ सकता है। अब आइए इसकी एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है थीटा कितना पुट कर दें कि जो रेंज आए वो 4/√3 टाइम्स द हाइट आ जाए। मैं फिर से उसी फार्मूले में जाऊँगा, आपने बेटे फार्मूला पढ़ा R = NH, तो यहाँ पे ध्यान कीजिएगा ज़रा, n की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट की हुई है 4/√3, तो मैंने आप लोगों को बताया कि थीटा मालूम करने के लिए भी n की वैल्यू यही पुट करनी है। थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था, देख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 4/n। अब देखें यहाँ पे n कितना पुट किया हुआ है 4/√3, तो यहाँ पर भी बेटे पुट कर दो 4/√3, आप n की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, √3 इन्वर्ट होके ऊपर जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। और बेटे ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद किए हुए हैं, tan की वैल्यू √3 जो है वो 60 डिग्री पे होती है, तो याद रखिएगा 60 डिग्री पे जो रेंज होगी वो हाइट से 4/√3 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आ जाए तो मैंने ये आपको फॉर्मूले बता दिए, दोनों इकट्ठे आप लोगों ने यूज़ करने। अब बेटे यहाँ पे एक आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं इस रिलेशन में हम लोग। अगर वो आपसे पूछ ले कि कब हाइट और रेंज बराबर हो जाएंगी, बेटे ये हमारी बुक में मौजूद है, तो बेटे R = H लिखा हुआ है, यानी हमारे पास फॉर्मूला है R = NH। तो यहाँ पे बेसिकली अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, यानी n की वैल्यू उसने आपको बता दी है कितनी है 1। तो बेटे जो n की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो थीटा भी पता लगा सकते हैं। तो थीटा के लिए आप लोग क्या करोगे, tan इनवर्स ऑफ 4/n, n की वैल्यू कितनी है 1, और यह आएगा tan इनवर्स ऑफ 4। अब आपने tan इनवर्स ऑफ 4 तो पढ़ा ही नहीं हुआ, बट इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी बुक में है। तो tan इनवर्स ऑफ 4 को जब आप सॉल्व करके देखोगे ना तो एंगल बेटे कितना आ जाएगा 76 डिग्री। तो बेटे याद रखिएगा 76 डिग्री वो एंगल है जिसके ऊपर हाइट और रेंज क्या हो जाती है बराबर, ये याद कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारी बुक में अवेलेबल है। बाज़ औक़ात उसने क्या किया होता है 76 डिग्री नहीं दिया होता, उसकी जगह में tan इनवर्स ऑफ 4 लिखा होता है, तो आप ये भी बात याद कर लें कि tan इनवर्स ऑफ 4 की वैल्यू 76 डिग्री है। तो होपफुली आप लोगों को हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन समझ आ रहा होगा। वो रिलेशन आपको बता दे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ ले तो आप फौरी से बात कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग, ये एक साइड इन्फॉर्मेशन है बेटे, ये MDCAT 2019 में क्वेश्चन आया था, पिछले साल प्रोजेक्टाइल में जो पहला क्वेश्चन था वो यही था। तो बेटे याद रखिएगा 45 डिग्री से नीचे जब एंगल होगा तो हाइट की वैल्यू भी कम होगी और रेंज की वैल्यू भी कम होगी। आपने देखा था जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ती जाएगी, 45 से नीचे रेंज कम ही होगी, 45 पे जाके मैक्सिमम होगी। तो ये याद कर लें 45 डिग्री से पहले हाइट भी लेस होगी और रेंज भी लेस होगी, और 45 डिग्री के बाद हाइट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। बेटे जो जो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री से बढ़ाओगे हाइट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। रेंज 45 पे मैक्सिमम हो गई थी, अब 45 से एंगल बढ़ाएंगे तो रेंज फिर से कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये दो बातें याद कर लें, ये MDCAT 2019 में उसने क्वेश्चन पूछा था कि 45 डिग्री से पहले हाइट जो होगी वो भी लेस होगी, रेंज भी लेस होगी, और 45 डिग्री के बाद हाइट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, रेंज लेस होना शुरू हो जाएगी। और हम लोगों ने बात की कि 76 डिग्री पे हाइट और रेंज बराबर हो जाती हैं। भाई 76 डिग्री से पहले क्या रिलेशन है हाइट और रेंज में, और 76 डिग्री के बाद क्या रिलेशन है वो भी बात करते हैं। तो बेटे याद रखिएगा जब जब एंगल 76 डिग्री से छोटा होगा रेंज हमेशा हाइट से ज़्यादा ही आएगी। अब बच्चे परेशान हो गए दो चीज़ों में कि सर यहाँ पर तो बताया कि 45 डिग्री में जो हाइट होगी वो मोर होगी, रेंज होगी लेस, यहाँ पे आप लिख रहे हैं 76 डिग्री से कम एंगल, 45 से बड़े 76 से कम में ही आएंगे, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो रेंज ज़्यादा होगी।
बेटे मैंने ये 45 डिग्री के बाद ये बोला कि हाइट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, रेंज कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन 76 डिग्री से पहले पहले जो रेंज है वो रहेगी हाइट से ज़्यादा ही। सॉरी, मतलब ये नहीं होगा कि जो है वो रेंज की वैल्यू, सॉरी हाइट की वैल्यू रेंज से ज़्यादा होगी, नहीं नहीं, हाइट ज़्यादा ज़रूर होना शुरू हो जाएगी, बट 76 डिग्री से पहले पहले हाइट रेंज से छोटी रहेगी, रेंज ही ज़्यादा रहेगी। 76 डिग्री पे क्या होगा, हाइट और रेंज बराबर हो जाएंगी। बट जो ही आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 76 डिग्री से ज़्यादा करोगे बेटे, जो हाइट होगी वो रेंज से क्या होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा। यानी 76 डिग्री से नीचे आपने याद रखना है रेंज हाइट से ज़्यादा ही रहनी है, 76 डिग्री के बाद हाइट रेंज से ज़्यादा होनी है, और 76 डिग्री वो एंगल है जिस पे हाइट और रेंज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। बल्कि अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें लीनियर प्रोजेक्टाइल की भी हम लोग बात करने जा रहे हैं, लीनियर प्रोजेक्टाइल भी देख लें। और इसके अगर आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए होंगे तो मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। और ये जो हमारे पास इस टॉपिक के अगर पास पेपर चाहिए होंगे, ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, वीडियो भी अवेलेबल है, और अगर किसी को पीडीएफ में नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वो भी आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग प्रोजेक्टाइल के मोशन में एक छोटा सा एक टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, के बाद हम लोग लीनियर प्रोजेक्टाइल में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें लीनियर प्रोजेक्टाइल की बात करनी है। तो आइए हम लोग लीनियर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करते हैं।